चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। JIGL के अंदर अभी जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जल्दी बताइए इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं यहां तक पढ़ा दूंगा, ये जो लाइन खींचा मैंने, ठीक है? इस चैप्टर को 2 क्लास में खत्म करना है ना। आज मैं इंट्रो दे देता हूं बढ़िया सा। तो चलिए शुरू करें, ध्यान से सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले बेयर एक्ट से, इसको पढ़िए तो एक बार। ये बेयर एक्ट है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है अगल बगल से शेयर कर लो। आपके पास बुक है? सबसे लास्ट में बच्चे बैठे हैं, बुक है आपके पास? नहीं, थोड़ा शेयर कीजिए, बगल में बैठिए, सीट चेंज कर लीजिए, बुक शेयर करिएगा। ठीक, चलो पढ़ लिया। चलो भाई, ये तो था बेयर एक्ट। अब हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बना दूंगा, उसके बाद एकदम शांति से सुनते रहना। सबसे पहले इस एक्ट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम RTI। RTI ज्यादा पॉपुलर वर्ड है, खूब सुना होगा तुम लोगों ने। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं तो लगभग आपको हर 2-3 दिन में आपको RTI नाम सुनाई दे ही देगा। एक्चुअली जब से ये एक्ट भारत में आया ना, एकदम रिवोल्यूशन लेके आया। ये जो सरकारी सेक्टर है ना, सरकारी जो जितने सरकारी ऑफिसेस हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं, एक्चुअली ये एक्ट ना सरकार के ऊपर लगता है, सरकारी संस्थाओं पे लगता है। तो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उधर ही है। आज इस देश में अगर सरकारी डिपार्टमेंट सही ढंग से काम करने लगे तो ये देश बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा, बहुत जल्दी नंबर 1 बन सकता है। क्योंकि यहाँ के रहने वाले जो सिटीजन्स हैं वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन उसको सरकार के तरफ से, सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्करेज किया जाता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपके पीछे लग जाएगा। इतना प्रोसीजरल कंप्लाइंसेस होंगे, आप उसी में परेशान हो जाओगे। कभी छापा पड़ गया, कभी ये रिपोर्ट तुमने नहीं दिया, कभी वो रिपोर्ट नहीं दिया। इतना परेशान करेगा कि कोई काम करवाने जाओ तो घूस के चक्कर में इतना लेट हो जाएगा कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो सबसे जरूरी है कि यहाँ का जो सरकारी लोग है, क्योंकि सरकारी लोग ही देश चला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर तो बिजनेस कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट कमा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान है देश को चलाने में, लेकिन उनका इनडायरेक्ट योगदान है। लेकिन जो सरकारी लोग हैं उनका तो डायरेक्ट योगदान है, क्योंकि इस देश के जितने भी मटेरियल रिसोर्सेस हैं वो सरकार के हाथ में। और सरकार के बिहाफ पे कौन उसको संभाल रहा है? सरकारी ऑफिस, सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर। अगर सरकारी ऑफिसर सही ढंग से काम करे तो इस देश के जो मटेरियल रिसोर्सेज है उसका बढ़िया इस्तेमाल होगा और देश अपने आप आगे बढ़ेगा। तो ये एक्ट जो है वो टारगेट करता है किसके ऊपर? सरकारी ऑफिसेस के ऊपर। किसके ऊपर? सरकारी ऑफिसेस के ऊपर। और सरकारी ऑफिसेस में सबसे ज़्यादा कमी है, सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ है? सरकारी ऑफिस के अंदर है। तो ये एक्ट आने के बाद काफ़ी रिवोल्यूशन आया है और जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी प्रेशर में रहते हैं। आपने सुना होगा, RTI का नाम सुनते हैं सरकारी ऑफिसर सबका हालत ख़राब हो जाता है। अभी मैं एकदम प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जो आप देखते हो वो ज़िंदगी में ज़्यादा याद रहता है। और ऐसे भी ये सिर्फ CS के अंदर का एक चैप्टर नहीं है। हम आप सब सिटीजन्स हैं इस देश के और हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए। इस राइट का इस्तेमाल तुम खूब करोगे। अब भाई RTI के अंदर बताऊंगा तुम्हें क्या राइट्स दिए जाएंगे, उस राइट का इस्तेमाल तुम एज ए स्टूडेंट भी करोगे। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के अंदर तुम पढ़ाई कर रहे हो, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वो भी तो एक हद तक सरकारी ऑफिस है ना? आप सरकारी ऑफिस जैसा है तो आप सरकारी ऑफिस से सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने ICSI से सवाल पूछ सकते हैं। अभी रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका रिजल्ट रह गया हो लेकिन वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो ICSI से क्वेश्चन कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर कि आपने मेरा रिजल्ट इस तरीके का कैसे बनाया, कैसे हमारा कॉपी चेक हुआ, कैसे मेरे मार्क्स काट लिए गए, आप पूछ सकते हैं। तो RTI एक्ट का इस्तेमाल मतलब अभी पढ़ के एग्जाम देना मात्र है, या अभी का भी इस्तेमाल भी हो सकता है? अभी का भी इस्तेमाल भी हो सकता है। एज ए स्टूडेंट, एज ए सिटीजन आप इस एक्ट का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? इसलिए ये एक्ट बहुत पॉपुलर है।
ये एक्ट क्या है, बहुत पॉपुलर। जल्दी जल्दी सच से बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने आरटीआई कभी नाम सुना है? सुना है? चलो हैंड डाउन करो। अच्छा सच में बोलना एकदम, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आरटीआई वर्ड आज तक सुने ही नहीं? आरटीआई वर्ड नहीं सुना आज तक? एक ईमानदारी, ईमानदारी बहुत जरूरी है। आरटीआई ये वर्ड आज तक नहीं सुना, ऐसे कितने बच्चे हैं? एक बच्ची मिली है। और नहीं, अभी तो मैंने सुनाया है, अभी नहीं, ये क्लास स्टार्ट होने से पहले। अच्छा बस एक बच्ची को नहीं मालूम था, बाकी सबको मालूम है। इसमें तुमने आरटीआई पहले से वर्ड सुना हुआ है? अच्छा सिर्फ वर्ड सुना है, होता क्या है भी उतना पता नहीं है, तो ये बताना मेरा काम है। तो सुनो जरा ध्यान से, एकदम शांति से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। एक्ट का नाम क्या है जल्दी बताइए? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना? ये एक्ट कब का है? 2005 का है। और इसके पहले वर्ड क्या लगा? राइट टू इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। नाम में ही राइट है, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? मतलब ये एक्ट हमें एक राइट देता है। ये एक्ट हमें क्या देता है? एक राइट देता है। कौन सा राइट देता है, कैसा राइट देता है, सब समझाता हूं। शांति से इधर देखते रहो। आरटीआई एक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, देखो इधर। सबसे पहले आरटीआई को हिंदी में क्या बोलते हैं? पढ़ो। सूचना का अधिकार, है ना? अभी आपको मालूम हो जो गवर्नमेंट इस देश में चल रही है वो हिंदी को बहुत प्रमोट कर रही है, इसलिए हम लोग कंपनी सेक्रेटरी हैं, हमारा सरकारी ऑफिस में आना जाना काम है। अब जानते हैं कंपनी के बिहार पे सरकारी ऑफिस कौन विजिट करता है? कंपनी सेक्रेटरी। लाइजनिंग का काम किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। तो जितने सरकारी ऑफिस आजकल है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के, ज्यादातर काम वहां हिंदी में हो रहा है। तो इसलिए आपको हिंदी भी पता होना चाहिए। बहुत लोगों को देखता हूं मैं, इंग्लिश जानते हैं वो, लेकिन हिंदी नहीं जानते हैं। अब हिंदी जानेंगे नहीं, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी मैंने पुरानी कार बेची, जो क्रेटा मेरी कार थी उसको बेच दिया मैंने, चूंकि नया कार लेना था। तो उसका आप जानते हैं जब वो कार आगे सेल होगा तो आरसी ट्रांसफर होता है। आरसी ट्रांसफर के लिए एक बार जाना पड़ता है कहाँ? आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस सरकारी ऑफिस है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं वहाँ पे गया और वहाँ काम करने वाले ऐसे ऐसे लोग जिनको इंग्लिश से तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं। मुझे क्या बोले मालूम है? आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे एक डॉक्यूमेंट दे दिया, साइन कर इधर। मैंने कहा साइन कर इधर? मैं कंपनी सेक्रेटरी। सारा कंपनी सेक्रेटरी का डिग्री मेरा पानी हो गया 1 मिनट में। क्या बोला मैं? साइन कर इधर। मैंने कहा ये साइन अपडेट हो जाएगा? अरे हो जाएगा, निकल। मैंने कहा जी आरटीओ में ऐसी स्थिति है, वहां पे कुछ लोग ऐसे थे, हो सकता है मेरा ऐसे से पाला पड़ा हो, मेरा ऐसे से पाला पड़ा हो सकता है। मतलब उसको बोलने नहीं आ रहा था एक्चुअली, वो जो टोन बोल रहा था हरियाणवी टोन था। अब हो सकता है वो हरियाणवी टोन मुझे अजीब लग रहा हो, लेकिन हो सकता है उनकी भाषा ही ऐसी हो। बात समझे ना? वो अपने हिसाब से बहुत तमीज से बोल रहे थे, पर वो मुझे तमीज नहीं लगा। लेकिन मैं इतना तो समझता हूँ कि मैं समझ गया कि अपने हिसाब से तमीज से बोला। सिर्फ बोली नहीं होता है, एक्सप्रेशन भी चीज़ होता है। अगर वो गुस्से में बोलता होता तो मुझे पता नहीं चल जाता। लेकिन आप समझिए उनकी इंग्लिश इतनी खराब थी कि मैं क्या बोलूँ। अब बताओ, अब वहाँ पर जाओगे, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, हाय हेलो हेलो हेलो, अब मुझे काम ही नहीं होगा। कंपनी सेक्रेटरी में काम निकलवाना है, चाहे इंग्लिश बोल के निकले चाहे हिंदी बोल के निकले। अगर स्टाफ हिंदी में काम कर रहा है तो हिंदी में बात कर लो, इंग्लिश में काम कर रहा है तो इंग्लिश में काम कर लो। इसलिए हिंदी भी आपको पता होना चाहिए। आपको ज़्यादातर सरकारी ऑफिस में लोग क्या बोलते नजर आएंगे मालूम है? सूचना का अधिकार। और आपको मालूम ही नहीं उसी का इंग्लिश आरटीआई है कि नहीं? तो ये सब बात का ध्यान रखिए। चलो देखो इसमें होता क्या है, देखो सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब सुनिए, यहां 2 लोग होते हैं। पहला देखो तो कौन है? ये कौन सा ऑफिस है? पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन लोग आते हैं मैं भी बताऊंगा, बस आप ये समझो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब सरकारी ऑफिस। याद रखना ये एक्ट सिर्फ सरकारी ऑफिस पे लगता है, प्राइवेट ऑफिस पे नहीं लगता। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल आप मेरे खिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट प्राइवेट ऑफिस है। क्या है? प्राइवेट ऑफिस है। आप रिलायंस से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, रिलायंस क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। आप आईटीसी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन ओएनजीसी से पूछ सकते हैं, आईआरसीटीसी लिमिटेड से पूछ सकते हैं। तो जो सरकार या सरकारी नेचर की संस्थाएं, जैसे आईसीएसआई, पूरा सरकारी नहीं है पर सरकारी नेचर है। अब आईसीएसआई कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के अंदर बना हुआ है, तो भाई सरकारी नेचर का संस्था है ना ये, तो इनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफिस का मतलब पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस का मतलब पब्लिक अथॉरिटी, सरकारी ऑफिस। दूसरी तरफ कौन है? देखो तो दूसरी तरफ कौन है? सिटीजन्स। तो सबसे पहले ये समझ जाइए, ये एक्ट 2 लोगों के बीच में लगता है। बोलो कौन कौन? एक तरफ इंडियन सिटीजन, जब सिटीजन बोल रहा हूं इंडिया में तो इसका क्या मतलब? इंडियन सिटीजन। दूसरी तरफ
इंडियन सरकारी ऑफिस, इन्हीं दोनों के बीच के ये एक्ट लगता है। आइए अब देखो, मैंने बोला राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब पक्का इस एक्ट के अंदर किसी न किसी को कोई राइट दिया जाएगा। तो राइट किसको दिया जाएगा भाई? तो इंडियन सिटीजन को। इंडियन सिटीजन को राइट दिया गया है कि तुम सरकारी ऑफिस से कोई भी क्वेश्चनिंग कर सकते हो। सरकारी ऑफिस में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है? आपको कुछ बताता ही नहीं, सब कुछ टेबल के अंदर हो रहा है, केबिन के अंदर हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है ना। तो वही देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ट्रांसपेरेंसी। आप क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा सिर्फ क्वेश्चन पूछने का हक हमें दे दिया, लेकिन अगर तुम सरकारी ऑफिस के ऊपर लाइबिलिटी कास्ट नहीं करोगे कि तुम्हें आंसर देना ही पड़ेगा, तो क्वेश्चन पूछना तो बेकार हो गया। तो दोनों तरफ से आपको राइट दिया गया कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सरकारी ऑफिसर के ऊपर क्या कास्ट कर दिया? ड्यूटी, कि उनको इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस एक्ट ने दो काम किए। पहला काम बोलो, इस एक्ट ने भारत के सारे सिटीजन को एक राइट दे दिया, मतलब ये लगभग फंडामेंटल राइट ही समझिए आप, दे दिया कि आप किसी भी सरकारी ऑफिस से क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपका हो गया राइट। और जब सरकारी ऑफिस से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो सरकारी ऑफिस को जवाब देना ही पड़ेगा, ये उनकी क्या बना दी गई? ड्यूटी। तो इससे क्या होगा सो सुनो, जहां आप क्वेश्चन पूछेंगे वो जवाब देंगे, जब वो जवाब देंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, और जहां वो ट्रांसपेरेंट हुए अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी। देखो 3 वर्ड होता है, तुम लोग को बताता हूं, हमेशा याद रखना। एक वर्ड होता है डी, दूसरा वर्ड होता है टी, तीसरा वर्ड होता है सी। सॉरी, तो बस हो गया, बस। डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, है कि नहीं? आओ सामने कुचल दूंगा, ये ना डीटीसी। अरे अभी तो डीटीसी शान चल रहा है। जब ब्लू लाइन की बस चलती थी एक जमाने में, तुम लोग तो ब्लू लाइन का बस देखा भी नहीं होगा। देखिए वो दिल्ली में ब्लू लाइन की बस चलती थी पहले, उसके सामने जो आता था बस यमराज के पास पहुंच जाता था। तभी तो उसको हटाया गया, ब्लू लाइन को बंद कर दिया गया दिल्ली में। तो डीटीसी की भी हालत बहुत बुरी है। पुरानी बस सबको तो ऐसे चलाते हैं कि बस तुमको टच करके निकल जाएंगे, ऐसा लगा थोड़ा सा किस करके निकल गया। देखा होगा तुमने, कभी कभी देखा है, तुम कोने में खड़े हो जाए ऐसे निकालेगा। तो ये है डीटीसी, पर वो वाला डीटीसी नहीं है। डी का मतलब है डिस्क्लोजर। अरे वाह वाह। टी का मतलब ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। और सी का मतलब कॉन्फिडेंस। अच्छा एक बात बताइए, देश कौन अच्छा होता है? देश वो अच्छा होता है जहां के नागरिकों को अपने सरकार पे विश्वास हो, जहां के नागरिकों को अपने सरकार पे विश्वास हो। आपको मालूम है ये बात? अभी जो पीछे कांग्रेस की सरकार गई, किसी सरकार गई? कांग्रेस की सरकार गई, उसमें इतने घोटाले हुए कि सिटीजन्स का विश्वास टूटने लगा। अब टूटने लगा तो उन सिटीजन्स ने मिलकर उसको हटा दिया। ये हुआ ना। तो देखिए देश उस समय थोड़ा सा क्या हो रहा था? वीक हो रहा था, क्योंकि सरकार एक तरफ काम किए जा रही है, लेकिन वो किसको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही है? सिटीजन्स को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही है। क्योंकि सिटीजन कुछ भी क्वेश्चन पूछे वो जवाब ही ना दे। जवाब इसलिए नहीं दे चुके अंदर से फ्रॉड चल रहा है। नहीं समझे आप? अरे आप लोगों को इतना तो याद होगा, उसमें 2G घोटाला और कोलगेट सुना होगा, कोल वाला जो घोटाला, और भी बहुत सारे, मतलब हर 2-3 दिन पे तो कोई ना कोई घोटाला ही आता था। कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, उसमें बहुत सारे घोटाले हुए थे। ऐसा नहीं है कि अभी की सरकार बहुत अच्छी होगी, क्या पता जब ये सरकार जाएगी तो भी बहुत घोटाले पता चलेंगे, ऐसे हो सकता है, लेकिन उस समय तो ऐसा हो गया था। अब जरा ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे अजीब बात है, कांग्रेस की सरकार में सबसे ज़्यादा घोटाले हुए और कांग्रेस की सरकार ही एक्ट लेके आई। ये देखो RTI एक्ट 2005, 2005 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। अब मैं बताऊंगा उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड, ध्यान से सुनिए आप। देखिए जब RTI एक्ट पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं एग्जैक्टली? RTI एक्ट। तो RTI एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आप सरकारी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछो, वो आंसर करेंगे। जब वो आंसर करेंगे तो इसका मतलब वो डिस्क्लोजर करेंगे। जब डिस्क्लोजर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हायर द डिस्क्लोजर, हायर द ट्रांसपेरेंसी एंड हायर द कॉन्फिडेंस। अब सिटीजन कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर सरकार की तरफ से जवाब मिल जाए तो सिटीजन कितना सेटिस्फाइड फील करेगा कि हम अच्छे देश में, हमारी सरकार हमारी सुनती है। लेकिन उल्टा हो जाए, हम गए सरकारी डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए, 4 गाली दे दिया। जैसे SBI में कोई भी क्वेश्चन पूछ के दिखा दीजिए आप, हालत बड़ा खराब रहता है ना? ये है ना, आपको डिस्क्लोजर नहीं किया, डिस्क्लोजर नहीं किया तो इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपको उस पर विश्वास होगा नहीं। तो एक बात बताइए, RTI एक्ट का टारगेट कौन है? पहले बताओ। RTI एक्ट का टारगेट है डिस्क्लोजर। RTI एक्ट आपको एक राइट देता है कि आप सरकारी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सरकारी डिपार्टमेंट को आंसर करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब उनका टारगेट डिस्क्लोजर है। हायर द डिस्क्लोजर, हायर द ट्रांसपेरेंसी, हायर द ट्रांसपेरेंसी, हायर द कॉन्फिडेंस, जिससे कि जो सरकार है
और जो नागरिक हैं उन दोनों के बीच एक अच्छा जुड़ाव हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो और नागरिक अपने सरकार पर विश्वास करे, जिससे कि देश मजबूत हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं? और जब से भारत में आरटीआई एक्ट आया तब से देखिए बहुत कुछ अच्छा होने लगा है। सरकारी विभाग के लोग भी अब प्रेशर में हैं। जैसे आप सरकारी विभाग में गए, सर हमें ये पता नहीं चल पा रहा, आपने कैसे रिजेक्ट कर दिया, हमें हमारे एप्लीकेशन को कैसे रिजेक्ट कर दिया। उन्हें चल निकल, बोल दिया ना, कोई बात नहीं, आरटीआई एप्लीकेशन लगाऊंगा। तब तो बताएगा तू, और जब बताएगा तो फंसेगा। क्यों फंसेगा? क्योंकि तुमने अगर गलत तरीके से रिजेक्ट किया होगा तो पता चल जाएगा ना। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है आरटीआई एक्ट का टारगेट कौन है? डिस्क्लोजर करवाना। किसका डिस्क्लोजर? किससे डिस्क्लोजर करवाना? सरकारी डिपार्टमेंट से। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ होगा? क्वेश्चन पूछने वाले को। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम सारे सिटीजन डेली क्वेश्चन पूछते हैं या हमारे बिहाफ पे मीडिया पूछता है? सबसे ज्यादा आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल किया है मीडिया वाला से। पहले तो सुना होगा मीडिया वाला, 2005 से पहले जब से एक्ट आया, 2005 से पहले तो मीडिया वाले को पीट के निकाल देता था। आजकल मीडिया वाला सब देखिए घुस जाता है अंदर। छोड़ो मीडिया, आजकल यूट्यूबर सब, मतलब मालूम चला बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है यूनिवर्सिटी में, मैंने देखा कुछ यूट्यूबर सबको, हाँ है ना, और एक छोटा सा माइक ले रहेगा, एक फोन सच तक, ये तक, वो तक, ऐसे लिखा रहेगा, घुस जाएगा अंदर। हाँ है? अच्छा ब्लॉग बनाते मुझे पता नहीं, लेकिन वो लोग दिखाते हैं कि देखिए देखिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं जवाब देगा, कोई बात नहीं है, क्या लगा देगा, आरटीआई एप्लीकेशन 10 रुपया में जी, एप्लीकेशन फीस भी 10 रुपया। अब बताइए आप, तो ये एक्ट जो है कोई चैप्टर नहीं है। अगर इस चैप्टर पे, मतलब इस एक्ट पे बात करने बोलोगे तो मैं 4 घंटे बात कर लूँ, क्योंकि दिन रात मैं झेलता हूं इस चीजों को। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, सरकारी डिपार्टमेंट में कभी कभी जाना होता है, मुझे बड़ा परेशान करते हैं वो लोग। जी आप कंपनी सेक्रेटरी दुनिया के लिए होंगे, उनके लिए तो भाई आरओसी ऑफिस में दिन भर तो 50 सीएससी आ रहा है, परेशान कर देगा आपको। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करता हूं, अपने ट्रेनिंग को बोल देता हूं आरटीआई एप्लीकेशन लगाओ। आरटीआई एप्लीकेशन लगाती है, तुरंत उधर से आ जाता आंसर। नहीं समझे? तो प्रेशर में आ गए, इसलिए फ्रॉड थोड़ा रुक रहा है, क्योंकि फ्रॉड होगा तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, अब क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देने में तो फंस जाएंगे। अच्छा कुछ लोग क्या बोलेंगे मालूम है? सर जवाब गलत दे देंगे। ठीक है ना, तुम जवाब दे दो बस, गलत है कि नहीं है उसका इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन तो कर ही लेगा, और अगर उसको शक है तो केस कर देगा कोर्ट में। चलो तुम मुझे गलत जवाब दोगे, कोर्ट को तो गलत जवाब नहीं दोगे, अरे कहीं ना कहीं तो फंसोगे। लेकिन पहले ही लोग क्या करते थे, जब तक आरटीआई एक्ट भारत में नहीं आता वो जवाब ही नहीं देते थे, बस बात खत्म। क्योंकि लिखित में जवाब देंगे तो फंस जाएंगे ना। तुमने देखा हो सरकारी ऑफिस में कोई जल्दी लिखना नहीं चाहता कुछ भी, उसकी नौकरी पर खतरा आ जाता है। लेकिन अब तो उनको लिख के देना पड़ेगा। हद तो तब हो गया जब इस एक्ट में ऑनलाइन है सब कुछ, अब तू लिखेगा कैसे? नहीं, क्योंकि अब तो लिखना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? और छोड़िए, आपका आईसीएसआई, आपको विश्वास नहीं होगा, कल रिजल्ट आया, मैंने बहुत बच्चों को लिंक भेजा है कि अगर आप आईसीएसआई से अपना सर्टिफाइड कॉपी मंगवाना चाहते हैं, अपने कॉपी को रीचेक करवाना चाहते हैं, तो ये प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में शायद वो 500 रुपया लेते हैं। ठीक है, एक बच्चा मेरे पास आया बोलते हुए कि सर 500 रुपया ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसे ही सर हम लोग बड़े मुश्किल से सीएस कर रहे हैं, 5 तो फेल करके ऊपर से 500 रुपया। मैंने कहा एक काम करो, आरटीआई एप्लीकेशन 10 रुपये में लगा दो। 10 रुपये में आरटीआई एप्लीकेशन लगाया, उधर से कॉपी आ गया उसके घर पे जी। अब बताइए, अच्छा आईसीएसआई बहुत देना ही नहीं चाह रहा था, आईसीएसआई कहाँ 500 का चीज 10 में कैसे देगा वो? अरे आईसीएसआई भी तो आजकल पूरा बिजनेस ही कर रहा है एक तरीके से। आप देख नहीं रहे, आप जितने बच्चे फेल हुए फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे ना, कम पैसा थोड़ी आ रहा है उसके पास। आपको विश्वास नहीं हुआ, आईसीएसआई ने उसको 3 महीने तक घुमाया, लेकिन आरटीआई एप्लीकेशन, मतलब वो कहा नहीं हम आरटीआई में नहीं आते, हम इसमें नहीं आते, घुमा रहा था। उसने केस डाल दिया कोर्ट में, कोर्ट का हुआ, आईसीएसआई तुरंत दिया। तो आप इस बात को समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, इस एक्ट ने सिटीजन्स को बहुत क्या बनाया है, दमदार। और आपको विश्वास नहीं होगा, बताता हूँ इस एक्ट के पीछे। अब बोलोगे सर कांग्रेस की सरकार में घोटाले हो रहे थे, कांग्रेस की सरकार खुद ही आरटीआई एक्ट लेके आ गई। अरे आरटीआई एक्ट सर कैसे लाई? ये जो अरविंद केजरीवाल हैं ये पहले ठीक थे, ये लोग बहुत रेवोल्यूशन किया है ना। अरे आपको नहीं मालूम एक वर्ड है सिविल सोसाइटी, सुना है? तो सुन लो, सीएस बन रहे हो, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में अन्ना हजारे नाम सुना होगा, सुना नाम अन्ना हजारे का? अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, हैं, कुमार विश्वास, हैं, तुम भी थे? अच्छा अच्छा, किरण बेदी, नाम सुना है इन लोग का? ये लोग जो व्हाइट कॉलर वाले लोग सब थे, ये सारे के सारे उसके सदस्य थे। और ऐसे भी केजरीवाल साहब आज चाहे जो हों, लेकिन एक समय में उन्होंने रेवोल्यूशन तो किया है भाई। कम थप्पड़ खाया है उन्होंने, हैं, खुलेआम थप्पड़ खाया, रेलवे स्टेशन पे सोए, मुंह फूला फूला, देखा होगा बहुत बार। तो सब कुछ मफलर मैन वही तो है,
तो सुनिए आप, बहुत उन लोगों ने प्रेशर दिया था किस पे, कांग्रेस सरकार पे। कांग्रेस की सरकार जोश में क्या लेके आ गई, आरटीआई एक्ट, लेकिन बाद में आया तो मेरे ही से क्वेश्चन पूछ रहा है सब। आपको विश्वास नहीं होगा, आरटीआई एक्ट में इतने अमेंडमेंट हुए, इतने अमेंडमेंट हुए, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी को पसंद नहीं है एक्ट, क्योंकि ये एक्ट में उन्हीं से क्या हो रही है, क्वेश्चनिंग। और ये जो सरकार के लोग होते हैं ना, बाबू सब, ये चाहते नहीं कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछे। देखते हो ना यूपी बिहार में, क्वेश्चन पूछा खत्म, चच्चा विधायक है हमारे। अब चच्चा अगर विधायक हैं तो पब्लिक अथॉरिटी हैं, अब तो क्वेश्चन पूछेगा सब। चच्चा से सीधा पूछा, नहीं जवाब दिए तो आरटीआई एप्लीकेशन लगा दिया, अब तो चच्चा का ऑफिस जवाब देगा। तो चच्चा भी फंस रहे हैं अब। नहीं समझे आप? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं बोलना चाह रहा हूं? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं। आपको मैं बस इंपॉर्टेंस समझा रहा था कि आरटीआई एक्ट कितना जरूरी है। कांग्रेस सरकार ने भी इसको खूब अमेंड किया बाद में, क्योंकि जोश जोश में ले आए, अब बाद में लगाया तो मेरे ही खिलाफ हो रहा है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जेल गए, और वो कांग्रेस से क्या थे, कांग्रेस के दम, मतलब कांग्रेस के अंदर उनकी पार्टी में रेल मंत्री, बड़ा बड़ा पोस्ट मिलता था, वो चले गए जेल, गए ना। आपको विश्वास नहीं होगा जितने घोटाले आजकल उजागर होता है। अच्छा, आजकल इतना जल्दी घोटाला कैसे पता चल जाता है? जैसे शराब घोटाला अभी चल रहा है ना दिल्ली में, गए जेल गए ना, कैसे पता कैसे चल जाता है? अच्छा, पहले पता नहीं चलता था, आजकल कैसे पता चल जाता है? कुछ नहीं, बस ये लोग क्या करते हैं, बस एक सेकंड, बस वो क्या करते हैं, चुपके से आरटीआई एप्लीकेशन। जैसे आज तक अंजना ओम कश्यप, सर आप बताइए, नहीं बताऊंगा, आरटीआई एप्लीकेशन। मतलब हर मीडिया हाउस के अंदर एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट बना रखा है इन लोगों ने, आरटीआई। आरटीआई से आंसर मिलता है, उस आंसर को लोग स्कैन करते हैं और मिलाते हैं, मैच करते हैं। देखो आप लिखित में दे दोगे ना तो फंसोगे, आज नहीं फंसोगे तो कल फंसोगे, क्योंकि तुमने लिखित में दे दिया ना। और सबसे जो लिखित में देगा, जो साइन मारेगा, उसकी नौकरी गई। समझ रहे हो आप? तो इस सब बात को समझिए। अब आईसीएसआई भी प्रेशर में है, ऐसे ही कॉपी आईसीएसआई पे क्या आरोप नहीं लगता है क्या? सी इंस्टीट्यूट, सी एस इंस्टीट्यूट, सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट और यूपीएससी पे आरोप नहीं लगता है क्या? ये लोग मार्क्स काट लेते हैं। सीएस इंस्टीट्यूट का तो हालत बहुत खराब है, तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई करता है। इसका मतलब अगर डिमांड नहीं है मार्केट में तो ये जबरदस्ती फेल करता है। तो आप बताइए, कोई बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ा है, कोई बच्चा बहुत गरीब भी हो सकता है भाई, है उसका जिंदगी भर का एकमात्र ये कि जल्दी से सीएस बनना है, और आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आरटीआई एक्ट में क्वेश्चन पूछ लेगा उससे। अब तो अब सरकारी डिपार्टमेंट सब थोड़ा क्या हुआ है, टाइट हुआ है। कौन सा एक्ट लाने के बाद? आरटीआई एक्ट। तो जल्दी बताओ, आरटीआई एक्ट ने दो काम किए बड़े बड़े। पहला बोलो, क्या सारे सिटीजन्स को, किसको, सारे सिटीजन्स को एक फंडामेंटल राइट दे दिया कि तुम पूछ सकते हो। सीक का मतलब पूछना, राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी कौन है? सरकारी विभाग। आप सरकार और सरकारी विभाग से क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सरकारी विभाग को ड्यूटी कास्ट कर दिया कि तुम्हें इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। तो दो स्टेप में काम हुआ, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। लिखो तो जल्दी से। तुम्हारे बुक में चार्ट बना हुआ है। सबसे पीछे जो बच्चे बैठे हुए उनके पास बुक नहीं है, थोड़ा बुक उसको दिलवा दो। बैठ जाए। मैं बताता हूं अभी। कोई एक बुक दे दो पीछे, थोड़ा भाईचारा बहनचारा निभाओ। एक दे दो। ठीक है वो क्वेश्चन सही पूछ रही। चलो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ठीक। सुनो, मैं ये बोल रहा हूं, उन्होंने, अच्छा ठीक है, सुनो जरा ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला कि केस में तो पैसे लगते हैं। केस जुडिशियल प्रोसेस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, दोनों में डिफरेंस नहीं हुआ क्या? यहां पे कहीं कोर्ट लिखा हुआ है? कोर्ट के लिए नहीं है, सरकारी विभाग के लिए है, और कोर्ट सरकार से ऊपर होता है। तुम लोगों को बचपन में पढ़ाया था, 3 होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशियरी। तो जुडिशियरी कहीं दिखा तुम्हें इसमें? एग्जीक्यूटिव दिखा। सरकार कौन है? एग्जीक्यूटिव। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ना कि जुडिशियल। तो जुडिशियरी का तो कहानी अलग चलता है ना, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब है ना। ये आरटीआई एक्ट एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाता है। आपको इंडियन सिटीजन को क्या बनाता है? पावरफुल, कि आप चाहें तो किससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बोलो। आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? पब्लिक अथॉरिटी। आप उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और पब्लिक अथॉरिटी को आंसर करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है इस एक्ट का एक बढ़िया बेस आपको मिल गया, मजबूत बेस मिल गया। चलिए अब शुरू करें हम लाइन बाय लाइन पढ़ना। आ जाओ भाई, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले बताइए, ये जो आरटीआई एक्ट है, क्या ये पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में हर जगह है? एक्चुअली अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से,
अब जरूरी नहीं कि यूके के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ही होगा, अलग अलग नाम से। और देखो ऐसे भी कहा गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की इज्जत तो हर जगह है। आप किसी भी देश में जाएं, अगर वहाँ डेमोक्रेसी है, क्या है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में किसका रूल होता है पहले बताइए, मेजॉरिटी का। मेजॉरिटी कौन, सिटीजन्स। आप जानते हैं जो डेमोक्रेसी होता है उसमें हम ही किंग होते हैं, वो देखने के लिए नेता सब किंग बन जाता है, पर किंग बनाने वाले तो हम ही लोग हैं, किंग मेकर तो हम ही लोग हैं। आइए और देखिए, एंश्योरिंग मोर पीपल सेंट्रेड डेवलपमेंट, मतलब जो पीपल के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए, है कि नहीं। पहले का दुनिया वाला बात नहीं रहा। तो सुनिए, इंडिया में भी कौन सा एक्ट बनाया गया, जल्दी बताइए, आरटीआई एक्ट, जिसका टारगेट कौन है, ट्रांसपेरेंसी। मैंने बोला था ना, है ना। ट्रांसपेरेंसी को और अच्छे से लिखना तो क्या लिख लो साइड में, DTC। डी का मतलब, टी का मतलब, सी का मतलब, एंड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल। और सबसे बड़ी बात तो वो आपको एक्सेस देता है कि आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जाके उससे क्वेश्चन पूछ के उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं। अकाउंटेबल का मतलब रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। गलत जवाब देंगे तो रिस्पॉन्सिबल होंगे ना वो, सीधा सा बात। आइए, आरटीआई एक्ट क्या देता है भाई, तो सारे सिटीजन्स को एक फंडामेंटल राइट देता है। फंडामेंटल राइट का नाम बताओ, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई एक्ट आज से पढ़ने के बाद तुम सब इंडियन सिटीजन हो, बस तुम समझ लो तुम्हारे पास एक राइट आ गया, दैट राइट इज राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब सरकारी ऑफिस, याद रहेगा। चलिए जी, अब जरा ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट सब मैं पढ़ा चुका हूं, बस लाइन बाय लाइन टैली करा रहा हूं। आइए, सबसे पहले आरटीआई एक्ट आने से क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी आ गया, किनके फंक्शनिंग में, पब्लिक अथॉरिटीज के। तो मैंने बताया ये एक्ट सिर्फ किसके ऊपर लगता है, सरकार, सरकारी ऑफिसेस पे लगता है, प्राइवेट ऑफिसेस पे लगता नहीं है। अगला उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्रमोट करता है पार्टनरशिप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। मतलब अब गवर्नमेंट चोरी चुप के कोई भी डिसीजन मेकिंग कर नहीं सकती, अगर सिटीजन्स ने पूछ लिया तो उसको बताना ही पड़ेगा। आगे, अब इससे क्या आएगा, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में क्या आएगा, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, मतलब जिम्मेदार होंगे, गलत काम करेंगे जिम्मेदार होंगे, क्योंकि पकड़े जाएंगे अब। और उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या घटेगा, अब करप्शन घटेगा, ये सबसे जरूरी है। और करप्शन तो मैं क्या बताऊं आपको, मतलब इस देश में तो आपको मालूम है, हम लोग को लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन है, पर पाकिस्तान में जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा करप्शन। यस, पाकिस्तान की इकोनॉमी का आज हालत कैसे बिगड़ गया, करप्शन की वजह से, है ना। कभी कभी मैं उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं देखता हूँ, ज़्यादा देखूंगा तो तुम जानते हो आजकल ज़्यादा देख लो, मालूम चला कहीं कुछ बम ब्लास्ट हुआ, सीबीआई वाला पहले मुझे पकड़ेगा, यही देखता था। हाँ, ये भी होता है, मालूम है। आप गूगल पे क्या सर्च करते हैं सब पता है गवर्नमेंट को, कहा सब पता है, हम तो बहुत कुछ सर्च करते हैं। तो सरकार चाहे तो, सरकार, मैं तुम्हारा लैपटॉप देख लूँ, मैं निकाल दूँ, तुम क्या क्या सर्च करते हो, मालूम है कहाँ रहता हो, कहाँ, अच्छा डिलीट कर देते हो, डेली करते हो डिलीट, अच्छा बहुतों को तो पता भी नहीं है कहाँ पे रहता है। एक बार मैंने बड़ा अच्छा एक मीम देखा था कि रिलायंस जियो ने इंटरनेट नहीं फ्री किया हुआ था 1 साल तक, उसने बोला था कि 1 साल के बाद जो भी मेरा प्लान फिर से नहीं लेगा, उसने 1 साल तक जितने भी ब्राउजिंग की होगी जो वेबसाइट को, मैं उसका लिस्ट बना के उनके माता पिता को दे दूंगा। सारे के सारे लोग तुरंत उसका स्कीम लेने लगे और जियो के कस्टमर बन गए। ऐसे एक मीम आया था, मजाक था ये, जब मैंने कुछ लोगों को मालूम नहीं मीम का मतलब मजाक होता है। आइए, 4 चीजें बताओ भाई मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। आरटीआई एक्ट आने के 4 फायदे, बेनिफिट्स भी लिखो, रुको, पहले बेनिफिट लिखो, बेनिफिट लिखो, रोल लिखो, चलो बताओ 4 फायदे बताओ। सरकारी डिपार्टमेंट में क्या आया, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, चौथा बोलो, करप्शन घट गया। क्या लगता है आप लोगों को, मतलब सच में क्या इस देश में करप्शन घटा है? एक फिल्म का एक डायलॉग है कि कुछ ले दे के करप्शन खत्म नहीं हो सकता, नहीं समझे? इस लाइन में बहुत सारी बात है, कुछ ले दे के क्या करप्शन खत्म नहीं हो सकता, नहीं समझे? इसका मतलब जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही समझ पाएंगे, बाकी लोग तो हाथी चीटी के चुटकुलों पे हंसते हैं। इस लाइन में समझा, अपने आप ही गेम है। क्या क्या बोला मैंने, कुछ ले दे के करप्शन खत्म नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब हुआ?
हाँ, करप्शन खत्म करने के लिए भी करप्शन, तो सोच लो कि हमारे देश में करप्शन कितना, और हम लोग ही बढ़ावा देते हैं करप्शन को। कैसे देते हैं मालूम है? आप में से बहुत बच्चा ऐसा होगा होली में घर जा रहा है, ठीक है, टिकट नहीं कटाया हो, टिकट कटाया नहीं होगा, एक स्टेशन पर जाएगा, वहाँ एजेंट्स बैठे होते हैं, 500 रुपया ज़्यादा देगा कंफर्म टिकट, तो तुम्हारा उस दिन एकाएक कंफर्म टिकट हो गया, तो किसी का वेटिंग रह गया होगा, करप्शन हुआ ना, तुम्हें तो फायदा हो गया, तुम तो मस्त मस्त एकदम एसी में, थर्ड एसी में बैठ के घूम रहे हो। लेकिन बताइए कोई बेचारा 2 महीना पहले टिकट कटाया हुआ है, वो बेचारा RAC में, इसका पैर उसके मुंह पे, उसका पैर उसके मुंह पे, जानते हो RAC में आपको आधा सीट मिलता है ना। तो इसलिए करप्शन को बढ़ावा देने वाले हम लोग हैं, अमीर लोग अपने कंफर्ट के लिए किसको बढ़ावा देते हैं? करप्शन को। बहुत बार ऐसा लगता है करप्शन खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा इज्जत कैसे रहेगा? लाइन में आगे खड़े होने का जो इज्जत है वो करप्शन की वजह से तो है। तो अब बताओ कितने लोग करप्शन खत्म करना चाहते हैं इस देश में? क्या बात है? फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने लोग क्लास में करप्शन खत्म करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं इस देश में करप्शन खत्म हो जाए? मतलब बहुत कम लोग चाहते हैं करप्शन खत्म हो जाए, क्योंकि बाद में तुम लोग जब अमीर बनोगे तो करप्शन का ही फायदा लेके अपने अमीरी दिखाओगे। देख लीजिए भाई, बेकार में एक्ट पढ़ा रहा हूं यार। चलिए हेडिंग बोलो, हेडिंग जल्दी 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 जल्दी। नहीं, जो नहीं बोल रहा बेवकूफ है। एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। चलो सुनो, अच्छा एक बात बताओ, जब ये एक्ट आया था, जब ये क्या था, एक्ट आया था, तो उस केस में इस एक्ट पे केस हो गया, इस एक्ट पे क्या हो गया? केस हो गया कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बोला सर कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो ये एक्ट जबरदस्ती कर रहा है। किसके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है? सरकारी विभाग पे, कि सरकारी विभाग को क्या देना पड़ेगा? आंसर देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसको लेके मुझे लगता है सरकार ने खुद लॉ बनाया होगा, खुद ही किसी आदमी को बोल दिया केस कर दे सकते, जैसे एक्ट क्या हो जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए और खत्म हो जाए। नहीं समझे? नाम का नाम हो जाएगा कि हम RTI एक्ट लाए, और काम का काम हो जाएगा, बाद में कोर्ट ही इसको क्या कर देगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पर ऐसा हुआ नहीं। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया होता तो कोर्ट में कैसे होता है? तो आंसर तो तुम्हें पता ही है। तो सुनिए जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोर का डांट लगाया उस एप्लीकेंट को जो इसको क्या करवाना चाहता था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो यार, कि RTI एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? मुझे तो लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपको मालूम होगा फंडामेंटल राइट्स हैं। एक फंडामेंटल राइट का नाम लिखा है, बोलो कौन सा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल 21। अब ध्यान से सुनिए, सुन लेना अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, किसका कहना था? सुप्रीम कोर्ट का, कि RTI एक्ट तो प्री रिक्विजिट है इन दोनों के लिए। प्री रिक्विजिट का मतलब अगर RTI एक्ट ना हो तो इन दो फंडामेंटल राइट का कोई मतलब ही नहीं। अब जैसे पहला क्या है? आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे तुम ही लोग, मान लो मैं सरकारी डिपार्टमेंट हूँ, मैंने इस बच्चे को बुलाया कि यहाँ पे खड़े हो जाओ और जल्दी से सेक्शन 188 पे कुछ बोलो। तो बोला सर 188 के तो आपने पढ़ाया नहीं अभी तक, तो पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 188 है क्या, आप मुझे बताइए, उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा। मैंने बोला बताऊँगा नहीं। तो एक बात बताइए, तो इसके पास ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो कैसे इस्तेमाल करेगा? ये मतलब यहाँ पे खड़ा हो गया हाँ वहाँ 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 बोल के निकल जाएगा? अरे भाई सीधा सा बात समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच का मतलब बोलना, बोलने के लिए नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कैसे आता है? जब हम किसी से कुछ पूछते हैं और वो हमें बताता है। अरे नॉलेज 2 तरीके से आता है, एक तो पढ़ के और दूसरा सुन के। नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जवाब दे नहीं रहे हो, हैं? आप जवाब नहीं दे रहे हो तो मुझे नॉलेज नहीं मिल रहा। जब नॉलेज नहीं मिलेगा तो स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या मैं कद्दू काटूंगा बैठ के? अब अजीब बात है कि नहीं बात है, पहले बताइए आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या बात करते हो यार, RTI एक्ट के अंदर तो बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। RTI एक्ट के अंदर कोई क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आएगा सरकारी विभाग से, फिर उस मुद्दे पे कोई भी आदमी अपना स्पीच और एक्सप्रेशन कर पाएगा। दूसरा, राइट टू नो। राइट टू नो का मतलब जानने का हक। तो जानूंगा तो तब जब मैं पूछूं और तुम बताओगे। मैं पूछ रहा हूं तुम बता ही नहीं रहे हो तो जानूंगा कैसे?
तो इस मतलब सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना था कि नहीं, ये एक्ट एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल इस वजह से है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो पुराने 2 फंडामेंटल राइट है उसका ये प्री रिक्विजिट है। क्या है? प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट मतलब आरटीआई एक्ट होगा तभी इस 2 फंडामेंटल राइट का मतलब है, अगर आरटीआई एक्ट तुम हटा दोगे तो इस दोनों राइट का कोई खास मतलब नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया या प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल रखा? प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल रखा और एक्ट को एकदम जारी रखा, और पूरे शान बान के साथ ये एक्ट आज भी चल रहा है। ठीक है जी, ये चार्ट बना तुम्हारे बुक में? नहीं बना है? तो जल्दी उतारो, गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है यार। वर मैं एसी चलाऊंगा, बताया था ना होली के बाद। फैन तो चल रहा है, और तेज, फैन तेज कर दो, और फैन तेज कर दो। तो गर्मी में बच्चा सब पसीना से धो देगा आरटीआई एक्ट को। बहुत ज़्यादा भी तेज मत कर देना, बच्चा सब पतला दुबला उड़ जाएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है क्लास में? D2H वाले बच्चे पढ़ रहे हो ना? रिजल्ट के बाद देख रहा हूँ क्लास काफ़ी सीरियस हो गई है, पर ये देखता हूँ कि सीरियसनेस कब तक रहेगी। हमेशा रहेगी ना? चलो, जब तक सीएस ना बन जाए। अच्छा अच्छा, चलिए लिख लिया, हटाऊं? चलिए, तो आरटीआई एक्ट इज, जरा ध्यान से सुनिएगा, आरटीआई एक्ट इज प्री रिक्विजिट ऑफ क्या क्या भाई? आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19, है ना? प्री रिक्विजिट, प्री रिक्विजिट। इसका एरो इधर रखना। ठीक है? हाँ, प्री रिक्विजिट का मतलब पहले ये जरूरी है उसके बाद ये। प्री, प्री का मतलब पहले, रिक्विजिट का मतलब जरूरी है। ठीक है? मतलब आरटीआई एक्ट होगा तभी इस 2 फंडामेंटल राइट का कोई मतलब है, अगर आरटीआई एक्ट ना हो तो शायद इस दोनों फंडामेंटल राइट का मतलब नहीं है। स्पीच एक्सप्रेशन करने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज कहाँ से मिलेगा? जब हम पूछेंगे और तुम आंसर करोगे, है कि नहीं? तुम पूछोगे मैं आंसर ही नहीं करूंगा तो तुम्हारा नॉलेज कैसे बढ़ेगा? इसलिए मैं लगभग हर बच्चे का आंसर जरूर करता हूँ, क्योंकि वो नॉलेज लेने ही तो आया मेरे कोचिंग में। आइए एक काम करना, जरा ये लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा तुमको ये पूरा, और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा हो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। तो मैं मुंह देख रहा हूं सबका, जोर जोर से आवाज तेज करो। लड्डू खाए हो ना आज? लड्डू की कसम, आवाज तेज करो। चलिए हटाओ, पढ़ लिया ना पूरा? ये लिखा हुआ था ना? चलिए जी, अब एक क्वेश्चन है आईसीएसआई मॉड्यूल में,
जल्दी से इसका आंसर करो। आईसीएसआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो इसका। The right to impart and receive information is a species of the right to freedom of speech and expression discuss। सुनो, इसका मतलब यहां तक ये आरटीआई एक्ट का बात कर रहा है, ये लिखो यहाँ आरटीआई एक्ट। तो बोला आरटीआई एक्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही स्पीसी है, स्पीसी समझते हो, उसी का मेंबर है, उसी फैमिली का मेंबर है, ये है ना। तो क्या ये इस बात सही है? यस। क्योंकि अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन देना है तो हमें नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कब मिलेगा? जब हम क्वेश्चन पूछेंगे और सामने से क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सुनो कहाँ से कहाँ तक लिखना है। इसका आंसर आपको लिखना है, ये देखो, आपको ये और ये पूरा लिखना है। तो आंसर लिखना सीखिए। बहुत बच्चों को आंसर लिखना ही तो नहीं आता है। पहले आरटीआई एक्ट के बारे में, तो आरटीआई एक्ट के 4 ऑब्जेक्टिव में वो लिखोगे, अब बाद में किससे जोड़ दोगे उसको? वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू नो, ये सबसे जोड़ जार की केस वेस का नाम वाम लिख के आंसर लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे आप। जिन बच्चों को नहीं पता वो सीधा लिखेगा यहाँ पर आंसर, दैट आंसर इज ट्रू। चलिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। सेलिएंट का मतलब मेन। ये एक्ट पूरे भारत पे लगता है। इसके बाद वाली लाइन कट गया। क्या जम्मू एंड कश्मीर पे भी अब लगता है? यस, सब पे लगता है अब तो। मोटा भाई के बाद, मोटा भाई ने सब पे लगा दिया ना। कौन है मोटा भाई? हाँ। अच्छा, ये क्या प्राइवेट अथॉरिटीज पे लगता है या पब्लिक? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब सरकारी ऑफिसेस। आइए, अच्छा इस एक्ट के अंदर किसको पावर दिया गया है? सिटीजन्स को, कि वो चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बार बार लिख रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। थोड़े बहुत एक्सेप्शंस दिखाई देंगे। अब सारा क्वेश्चन थोड़ी पूछ लोगे तुम यार। अब जैसे मानो तो सरकारी ऑफिस की एमडी से पूछ रहे हो कहाँ थे रात में, अब उसका जवाब थोड़ी देगा वो। सही बोलोगे नहीं? तो पर्सनल क्वेश्चन हो गया ना यार। तो इसलिए कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। चलिए, अभी तो सेलिएंट फीचर्स पर आ रहा हूँ ना, पूरा डिटेल में तो पढ़ाना बाकी है। चलिए, बाकी यहाँ लिखा हुआ है पीआईओ और असिस्टेंट पीआईओ, ये हर सरकारी ऑफिस में बैठाए जाएंगे। अभी मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। बार बार बोल रहा हूँ, ये सेलिएंट फीचर्स है, लिस्ट के तौर पे पढ़ लो। अभी मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। पीआईओ और असिस्टेंट पीआईओ बैठाए जाएंगे सरकारी ऑफिस में, जो आरटीआई एक्ट का काम देखेंगे। अगला, मुफ्त में सर्विस मिलेगा या फीस देना पड़ेगा? आपको फीस देना पड़ेगा, जो बहुत कम होता है। उसके बाद मैंने भी आपको बताया था ना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो 2 एक्सेप्शंस हैं। कुछ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो एग्जाम्प्ट हैं, जो आप पूछ नहीं सकते, और कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जिनसे आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। बोलो तो कौन सी एजेंसीज हैं? इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी। अब तुम मुझसे पूछोगे कहाँ छिपा के रखे हो आतंकवादी को, और मालूम चला आरटीआई में एक दूसरा आतंकवादी पहले आतंकवादी के बारे में पूछ रहा आरटीआई एप्लीकेशन लगा के, और मान लीजिए अगर बता दिया सरकार तो उसको उड़ा ले जाएगा ना। तो क्या इंटेलिजेंस समझते हो? इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे सीबीआई, रॉ, ईडी, सुना ही सब, एनआईए, इन सब से क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। ये अब ये सब थोड़ी बताएंगे आपको, ऐसे में तो देश का ही ऐसी की तैसी हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर करो। ये थोड़ा गलत लिखा गया है। ये 2 क्वेश्चन है। पहले तो ये क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट कन्फर्म्स ऑन ऑल सिटीजन्स आर राइट टू इन्फॉर्मेशन, एनुमरेट द सेलिएंट फीचर्स। सिर्फ सेलिएंट फीचर्स मत लिखना, पहले आरटीआई एक्ट का 4 ऑब्जेक्टिव बताना, 4 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ये लिस्ट, जो अभी लिस्ट मिला तुम लोग। अरे ये लिस्ट नहीं मिला, ये कितने पॉइंट का लिस्ट है? जी तक गया तो कितना हो गया? 7। तो सीधा 7 लिखोगे या पहले ये लिखोगे? पहले ये वाला, ये पहले वो फिर 7, ठीक है। चलिए, एक एमसीक्यू आए, आरटीआई एक्ट के अंदर किसको पावर दिया गया है? रेजिडेंट्स, पीपल, ऑल पर्सन जिनकी एज 21 साल से ज्यादा हो गई है, या सिटीजन्स। आंसर क्या होगा? पक्का? कितने लोग बोल रहे डी? डी? तो आंसर तो सही है। ये तो काफी टफ क्वेश्चन था, ये आईसीएसआई मॉड्यूल में था। चलिए कुछ डेफिनेशंस पढ़ ले अब हम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है डेफिनेशन में कौन कौन डेफिनेशन हमें पढ़ने की जरूरत है? देखिए 2 लोग हैं, एक तरफ सिटीजन है,
तो इसका तो क्या ही डेफिनेशन पढ़ोगे। हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसका होना चाहिए? तो तुम जानना चाहोगे पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन लोग होते हैं? आओ पढ़ना शुरू करते हैं पब्लिक अथॉरिटी के बारे में। पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब कोई भी ऐसा अथॉरिटी या कोई भी ऐसा बॉडी या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो दो रूट से जन्म लिया। कितने रूट से? दो रूट से। पहला रूट, ये चार्ट तुम्हारे बुक में बना होगा, शायद बना हुआ है, बना हुआ ना? आ जाओ, पहला रूट कौन है देखो तो, सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड। ये समझते हैं? ये चार्ट बुक में बना हुआ है। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है, जब उसको बुक मिलेगी तो उसमें चार्ट होगा, तो चार्ट उतारने की जरूरत नहीं है। आइए, सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड मतलब पूरे तरीके से सरकारी। जैसे सरकारी स्कूल, वो तो सरकार ही डेवलप करती है ना? सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, रजिस्ट्रार ऑफिस, जो जमीन की रजिस्ट्री जहां होती है, क्या वो सब 100% सरकारी है? अरे बोलो, तो वो क्या हो गया? सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड। ये तो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? पब्लिक अथॉरिटीज। अब आइए कुछ लोग और हैं, और मालूम चला सरकार ने उसको नहीं बनाया, पर वो बनाए गए इस तरीके से हैं। मतलब सरकार ने अपने हाथ से नहीं बनाया, लेकिन बनाए इस तरीके से गए हैं। जो तरीका बताएगा वो सरकारी ही है। पहला, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बनाए गए हैं। अब बताओ, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बना दिया जाए वो तो सरकार से भी ऊपर हुआ। तो सरकार ने उसको थोड़ी बनाया, सरकार से ऊपर उसको रखा गया है, तो वो तो पक्का पब्लिक अथॉरिटी होंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखो, लिखो एग्जाम्पल, CAG का नाम सुने हो? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जितने सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं उसका वो ऑडिटर होता है। तो सरकार अपना ऑडिटर खुद थोड़ी बनाएगा, उसको किसने डेवलप किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। लिखा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लिख लिया। नंबर 2 लिखो, एक और एग्जाम्पल लिखो इसका, है ना? इलेक्शन कमीशन, लिखिए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो सरकार बनाती है ना, इलेक्शन करवा के। तो अब बोलोगे सरकार ने इलेक्शन कमीशन बनाया तब तो हो गया, वो सरकार से ऊपर है, वो सरकार से ऊपर है, मालूम है ना? चलिए जी, दूसरा एग्जाम्पल, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल लॉ। जैसे द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान। लिखो ICSI। ICSI किस एक्ट में बना है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 किसने पास किया है? पार्लियामेंट है। तो ICSI, ICAI और ICMAI, है ना? ये सब कहां बनाए गए हैं? सेंट्रल लॉ में, है ना? ठीक है, इसी का एक एग्जांपल LIC भी हो सकता है। LIC, GIC। अरे LIC को LIC एक्ट में बनाया गया ना, और GIC को भी GIC एक्ट में बनाया गया। LIC कंपनी थोड़ी है, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर के भी बहुत सारे लॉ होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी तो खैर वैट खत्म हो गया, लेकिन जब तक वैट था तो वैट के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज थी वो वैट एक्ट में बनती थी। और वैट एक्ट क्या होता था? स्टेट। आज भी अगर आप देखोगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऐसे तो सेंट्रल लॉ है, लेकिन सोसाइटी स्टेट मुद्दा है। हर स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी है। अब वो जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी है वो स्टेट एक्ट में तो बना हुआ है कि नहीं? चलिए, और नोटिफिकेशन ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, है ना? मानो चलो नोटिफिकेशन लाके, तुम लोग बहुत बार किसी चैप्टर में पढ़ते होगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट विल एस्टैब्लिश। जैसे रेगुलेटर्स होते हैं, सेबी, सेबी, सेबी को भी बाय नोटिफिकेशन लाया गया। लिखो सेबी। NFRA, नाम सुना है NFRA का? नफरा, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ऑडिटर चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग। कौन है? NFRA। जब से आया CA इंस्टीट्यूट का हालत खराब किया हुआ। CA इंस्टीट्यूट और नफरा में नफरत चल रहा है ना? और CS वाला मजा ले रहा है, हमें तो मजा आ रहा है। चलो भाई, कोई दिक्कत? मुझे लगता है मैंने यहां तक पढ़ा दिया है। देखो, रुको 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 रुको, यहां तक तुम्हारा 1 था, यहां के बाद ये तुम्हारा 2 हुआ ना? ये अब एक और भी है, एन इंक्लूड्स भी है। अब तो ये चार्ट में तुम्हारा कहां पहुंच जाएगा? एक और लाइन आएगा, ये बना लो। ऐसे जगह नहीं है, देश ऐसे ही चल रहा है आजकल। ऐसे बना दिया। चलो देखें इसमें कौन कौन है। शांत शांत, बात मत करो। चलिए आइए,
बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, किसके तरफ से भाई? सरकार के तरफ से, है ना। तो देखिए बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, इसमें गवर्नमेंट कंपनी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? देखो यहाँ गवर्नमेंट कंपनी, आपको या तो गवर्नमेंट कंपनी का मेजर फाइनेंसिंग किसके तरफ से होता है? गवर्नमेंट की तरफ से तो होता है। अब चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से होता है तभी तो गवर्नमेंट कंपनी है। तो बताइए गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक अथॉरिटी हुई? यस हुई ना। तो जितने भी सेल गेल भेल ओएनजीसी आईआरसीटीसी सबके वेबसाइट पे जाओगे देखना आरटीआई का एक कॉर्नर होगा, एक आरटीआई लिखा रहता है वहाँ पे, ये सब पब्लिक अथॉरिटीज हैं। आगे आओ, एनजीओ शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ये कौन है? एनजीओ। किसको पैसा, कहाँ से पैसा मिल रहा है? गवर्नमेंट से। मतलब एनजीओ है जिसको ज़्यादा पैसा कहाँ से मिल रहा है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार से। तो सरकार सीधा बोला चाहे डायरेक्टली सरकार का हो या इनडायरेक्टली सरकार का हो, ये सब पब्लिक अथॉरिटी माने जाएंगे। देखो सीधा सा मतलब है, सरकार जो भी है वो किसके पैसे से चलती है? सिटीजन्स, तो उनको सिटीजन्स का तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो बताइए आईसीएसआई है क्या मतलब पब्लिक अथॉरिटी? बताओ तो आईसीएसआई किस में आ गया? तो एक बार देखते हैं आईसीएसआई के वेबसाइट पर आरटीआई एक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि नहीं। ये आ गया आईसीएसआई का वेबसाइट। देखो तो इसमें आरटीआई कहीं है, ढूंढो तो। नहीं ढूंढने दो, सबको ढूंढने दो, देखता हूँ। यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी। मिला? कहाँ मिला? कुछ लोग को नहीं मिल पाया, कुछ लोगों को तो दिख ही नहीं रहा। बोलो कहाँ है? मिला? यहाँ है क्या? यहाँ 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 मिला? मिल गया ना। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत बच्चा डीयू से पढ़ रहा होगा, क्या वो पब्लिक अथॉरिटी है? कितने लोग बोल रहे हैं डीयू पब्लिक अथॉरिटी है? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं? हाँ हम किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ आईसीएसआई को जानते हैं, हमारा यूनिवर्सिटी वही है। ऐसा भी है क्या? द आंसर इज डीयू भी पब्लिक अथॉरिटी है। डीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका एक एक्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट, उसके अंदर डीयू बनाया गया है। तो हो गया ना, सेंट्रल मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर जो भी एक्ट बनाएगा वो सब क्या कहलाएगा? पब्लिक अथॉरिटी। तो क्या आप आईसीएसआई से आरटीआई में क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ देखो। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन और आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट मैनुअल, आरटीआई ऑनलाइन गाइडलाइंस एंड यूजर मैनुअल। अगर आपको जानना है तो ये सब कुछ लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे। कहा सर ये तो अपने आप में क्वेश्चन इतना बड़ा है ना। ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है ऑनलाइन, और देख रहे हो वर्ड क्या आ रहा है? सिटीजन मॉड्यूल। इससे एकदम पक्का पता चल गया कि ये एक्ट किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए है ना। अच्छा यहाँ भी पीआईओ बना होगा। एप्लीकेशन फीस जरा खोजो तो, कहाँ लिखा हुआ है? मिला एप्लीकेशन फीस? ये देखो मैंने बोला था ना 10 रुपया फीस है, और 10 रुपये में बोला कैश दो, डीडी दो। अरे उतना तो डीडी बनाने में पैसा खर्च हो जाएगा भाई, है ना। 10 रुपया ले लो है। बैंकर चेक भी चलेगा, पोस्टल ऑर्डर भी चलेगा। क्या चलेगा? पोस्टल ऑर्डर भी चलेगा। तो ये सब लिखा हुआ है। देखो हर पेज के लिए 2 रुपया भी लूँगा। देख रहे हो फ्लॉपी में लोगे तो 50 रुपया लूँगा। फ्लॉपी समझते पुराने ज़माने में होता था डिस्क। और देख लीजिए है पीआईओ, ये देखो पीआईओ असिस्टेंट पीआईओ है ना। अरे चूंकि आईसीएसआई सेंट्रल है तो क्या हो गया? सीपीआईओ है ना। सब कुछ बना हुआ। आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, इनको फ़ोन करके आप इनके बारे में पता कर सकते हैं, है ना। पहले एक मैडम होती थी इसमें, उसका नाम नहीं आ रहा। नहीं अरे एक मैडम, जब मैं सीएस करता था ना तो एक मैडम थी, एनआईआरसी देखा तुम लोगों ने करोल बाग में जो है, एनआईआरसी में एक मैडम होती थी, उससे मैं काफ़ी बात करता था मैं। अरे यार तो मैं उधर घूमता, बगल में ही मैंने फ्लैट लिया हुआ था वहाँ पे, मतलब रूम जब स्टूडेंट होते हैं। ओहो, तो मैं, मुझे बताने दोगे? पहले ही बताओ। पहले नहीं बताऊँ, चलो छोड़ो। तो मैं उनसे मिलता रहता था हमेशा, लेकिन हुआ क्या, वो मेरे से तो उतना बात नहीं कर पाई, मेरे दोस्त के साथ ही चक्कर में आ गई वो, और उससे उसकी शादी हो गई, है ना। अब मेरी भाभी हो गई है वो।
तो उसी का मैं नाम ढूंढ रहा था कि वो इसमें है कि नहीं है। नहीं, अब उसको हटा दिया है। पहले वो इसी में थी, मतलब आरटीआई में ही थी वो, आजकल शायद किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया हो, तो आईसीएसआई में। मेरे दोस्त हैं, एक सीएस है, नोएडा में रहते हैं, उन्हीं की वाइफ है वो। मैं उसे पूछता भी रहता हूँ कि और कैसा चल रहा है भाई, मतलब चल रहा है ना, मैं टूटा उटा तो नहीं। अरे चूंकि बहुत बदमाश थी वो, बहुत टेढ़ा बोलती थी, बहुत टेढ़ा। जब भी कोई क्वेश्चन पूछ, एक्चुअली बात मेरी कैसे हुई, मैं कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए हो तो बहुत, तुम समझ में नहीं आता, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मैंने कहा पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन अब बात करो ना मेरे से, तो है ना। तो ऐसे 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 करते करते, लेकिन मुझे क्या पता था कि कहानी कहाँ निकलेगा, कहानी कहीं और निकल गया। मेरा दोस्त एक दिन आके बोला कि मेरी शादी है, मैं गया तो देखा आइला ये तो। मैंने कहा कैसे भाई, तुमने तो आईसीएसआई को अपने साथ कर लिया। तो आजकल बहुत कुछ हो रहा है जिंदगी में, है ना। चलिए आइए। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, शांति शांति शांति। किसका डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं? नहीं बोल रहा कोई? रिकॉर्ड। आइए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम जाओगे सरकारी ऑफिस में इंफॉर्मेशन मांगने, तो सरकारी ऑफिस कहीं तुमको ये बोल दिया तो देखते हैं, ढूंढ के निकालते हैं, पता नहीं है। इसलिए इस एक्ट में बोला गया है हर पब्लिक अथॉरिटी को कि आपको अपने यहाँ प्रॉपर क्या मेंटेन करना है, रिकॉर्ड, जिससे कि कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम तुरंत आंसर कर सको। तो बताओ रिकॉर्ड में क्या क्या रखा जाएगा? इन डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हैंड रिटन, फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशी, फैसिमाइल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सब फैक्स है, फैक्स फैक्स, फैसिमाइल फैक्स, लिखते चलो फैक्स। चलिए अगला। अरे पुराने जब 2005 का है ना ये, 2005 के हिसाब से उस समय तो चलता था ये सब। उसके बाद एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेज एम्बेडेड इन सच माइक्रोफिल्म वेदर एनलार्ज्ड और नॉट, मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेस समझो ना, और एनी अदर मटेरियल जो किससे निकले, कंप्यूटर या एनी अदर डिवाइस। ये सारी चीज़ें, मतलब इसका मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट भी और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी, ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे, रिकॉर्ड माने जाएंगे। चलो, इस एक्ट में राइट टू इंफॉर्मेशन मिलता है ना तुम्हें, तो इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? सूचना, वो तो हिंदी है, जानकारी ये भी हिंदी है, तो वही लिखा है। इंफॉर्मेशन का मतलब कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो, मटेरियल का मतलब, मटेरियल का मतलब सुनो। अच्छा एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ लव फॉर लॉ डिवोटेड फॉर सीएस। क्या ये इंफॉर्मेशन है? जरूरी पेज पे लिखोगे तभी इंफॉर्मेशन, या किसी भी मटेरियल थिंग पे, किसी भी मटेरियल थिंग पे आप कुछ भी लिखेंगे दैट बिकम्स द इंफॉर्मेशन। तो एक बात बताओ, जो लिखा हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिस चीज पे लिखा हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट। ये चीज तो कहीं भी लिखा जा सकता है। लव फॉर लॉ डिवोटेड फॉर सीएस हम चाहेंगे तो इसमें प्रोजेक्टर पे चला सकते हैं। लव फॉर डिवोटेड फॉर सीएस का मालूम चला स्मोक से लिख सकते हैं, आजकल का जमाना आ गया है, स्मोक ऐसे ऐसे छोड़ता है जिससे कि लिखा जाता है कि नहीं? अरे 100 तरीका हो सकता है लिखने का। तो जो जिस चीज पे लिखा गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब इंफॉर्मेशन। तो वही लिखा एनी फॉर्म हो, मतलब किसी भी फॉर्म में लिखा जाए वो जरूरी नहीं, जरूरी है कि वो क्या है, मटेरियल है। मटेरियल का मतलब इंफॉर्मेशन, चाहे वो रिकॉर्ड में हो, डॉक्यूमेंट में हो, मेमोज में हो, मोमोज नहीं मेमोज है, ईमेल में हो, ओपिनियन हो, एडवाइस हो, प्रेस रिलीज हो, सर्कुलर हो, ऑर्डर हो, लॉगबुक हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिपोर्ट हो, पेपर हो, सैंपल हो, मॉडल हो, डेटा मटेरियल हो, फिजिकल फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। जैसे आईसीएसआई ने प्रेस रिलीज किया और उसने क्या बताया कि सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट का रिजल्ट कितना परसेंट, 9%। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है ना। और वो हमें कहाँ से मिला? वेबसाइट से। वेबसाइट कौन सा फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब यही जो आप सामने वाले से जानना चाहते हैं। अच्छा, तुमको कौन सा राइट मिलता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब देखो, बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया है। मैंने बोला सर राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो बोला राइट टू इन्फॉर्मेशन वही राइट टू इन्फॉर्मेशन है जो इस एक्ट में मिलता है। देखो ये लिखा हुआ है, पढ़ो। यहां तक अगर पढ़ोगे तो ये लिखा है। मैंने पूछा सर राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, कहा राइट टू इन्फॉर्मेशन वही राइट टू इन्फॉर्मेशन है जो इस एक्ट में मिलता है। लेकिन आगे थोड़ा ठीक किया है। बाकी राइट टू इन्फॉर्मेशन किससे किससे पाते हैं आप? पब्लिक अथॉरिटी। बार बार तुम्हें बोलना है, प्राइवेट वाले को आप अडानी से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अंबानी से, एनकेजे से नहीं। अरे मैं सरकारी लगता हूं तुम्हें? मैं प्राइवेट पार्टी हूं, प्राइवेट पार्टी से पूछ नहीं सकते आप। सिर्फ किससे पूछ सकते हैं? पब्लिक
अथॉरिटी। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ पूछने का अधिकार का मतलब ऐसे जैसे सरकारी ऑफिस में गए पूछ रहे मुंह से, याद रखिएगा इसमें बहुत सारे राइट्स मिलेंगे, लिखो इंक्लूड्स। तो राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार तो है लेकिन उसके अलावा और भी अधिकार हैं इसमें, 1 2 3 4 और ये पहले से था 1 है ना, सब मिला के 5 है ना, 1 2 3 4 5 सब मिला कितने राइट मिलेंगे आपको? 5। ठीक है चलो 4 का नाम देखें अब। अच्छा एक बात है, नोट्स, एक्सट्रैक्ट, सर्टिफाइड कॉपीज ये सब ले सकते हैं आप। जैसे हम बोले कि हम आरटीआई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, हमें क्या दीजिए? कॉपी दीजिए। वो बोला पढ़ ले बैठ के पढ़ ले। मैंने बोला कितना पेज का? 1600 पेज है, पढ़ लो। मैं क्या कहूँगा? सर पैसा ले लो पर 1600 पेज का फोटो कॉपी दे दो, मैं घर पे आराम से पढ़ूंगा। तो क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सिर्फ बोले और आंसर मिला, मतलब मुंह और कान बस इतना ही है, या ये सब भी है? आप उनसे क्या मांग सकते हैं? कॉपीज भी मांग सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं जैसे रजिस्टर दिखाइए, रजिस्टर दिखाया तुरंत अपने पेज पे लिखते जा रहे हैं, देखिए इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट लेना। क्या लेना? एक्सट्रैक्ट। क्या हम ले सकते हैं? बोलो। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या? मुंह से बोले और कान से सुने, इतना ही है या उससे ज्यादा है? उससे ज्यादा है। आप क्या क्या ले सकते हैं? बोलो। एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और सर्टिफाइड कॉपीज भी उनसे मांग सकते हैं। मतलब ये सब तुम्हारे राइट में आएगा और जब तुम ये मांगोगे तो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई है ना। अगला, अच्छा इंस्पेक्शन भी कर सकते हो वर्क डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स का, कि सर मुझे विश्वास नहीं, एक बार मैं देखना चाहूंगा। बोलो। तो वो आपको इंस्पेक्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? इंस्पेक्ट। अगला, मटेरियल है उसका सैंपल लेना चाहोगे। जैसे एक बात बताओ, जैसे आपको चेक करना है कि यहाँ पे ये जो सरकारी रोड बनाया जा रहा है, उस रोड को अच्छे से बनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो क्या वो कोई मतलब से एक इतना उठा लिया मटेरियल और एक पन्नी में रख लिया कि इसको हम चेक करेंगे लेबोरेटरी में ले जाके, तो क्या सैंपल मांग सकते हैं? मांग सकते हैं सैंपल? यस। तो आप सैंपल भी मांग सकते हैं, उनको सैंपल देना पड़ेगा। आगे, अच्छा इन्फॉर्मेशन जरूरी है मतलब हाथ में तुमको देगा, या तुम ऐसे बोलोगे कि नहीं डिस्क में दे दो? डिस्क समझते हो? अरे डिस्को वाला डिस्क नहीं, ये डिस्केट्स का मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, तुम लोग पता नहीं कंप्यूटर पढ़े होगे बचपन में स्कूल में, छोटा छोटा सीडी होता था ना, उससे पहले डिस्क होता था काला रंग का, फ्लॉपी कहते थे उसको। पता नहीं तुम लोगों ने फ्लॉपी कभी लाइफ में देखा है कि नहीं? कितने लोगों ने फ्लॉपी देखा है? काफी पुराने हो यार, काफी पुराने हो तुम लोग हैं। और घर में बाल बच्चा सब ठीक है? अच्छा ठीक है। क्या आप पूछते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं हमारा, बताइए आप। आइए, अच्छा फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड, प्रिंट आउट, है ना, ये सारी चीजें आपको दी जा सकती है। अच्छा मैंने उनको बोला पेन ड्राइव में डाल दीजिए, दे देगा? अच्छा फोन में डाल दीजिए, देखिए डेटा केबल लेके आए, ये लीजिए। बोलो। यस। ये सब मेरे पर पैसा लेगा। क्या लेगा? पैसा। 10 रुपया में ये सब नहीं है। 10 रुपया में आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे, उधर से इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन अगर ये सब करोगे तो अब पेन ड्राइव में मांगोगे तो पेन ड्राइव लेके जाओगे तो मुफ्त में दे देगा। लेकिन कहोगे पेन ड्राइव में भेजो, तो पेन ड्राइव खरीदने में उसका पैसा खर्च नहीं होगा। अच्छा थर्ड पार्टी कौन कौन होगा बताओ जी? थर्ड पार्टी, रुको इधर देखो, रुको इधर देखो, 2 ही लोग हैं इस एक्ट में। बोलो कौन कौन? एक तरफ है पब्लिक अथॉरिटी, एक तरफ है सिटीजन। तो जो बाकी बच गया वो थर्ड पार्टी तो है। नहीं समझ में आया? अरे इस एक्ट के 2 पार्टी, बोलो कौन कौन? तो बाकी जो बच गया वो कौन है? थर्ड पार्टी है। तुम जरा पढ़ के देखो तो थर्ड पार्टी का डेफिनेशन क्या लिखा है, लोग लिखा है अदर देन सिटीजन है। अच्छा बोलो शकीरा आई और वो इंफॉर्मेशन मांग रही है, क्या मिलेगा उसको? मांग सकती है, मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो इंडियन सिटीजन तो है नहीं। तो याद रखिएगा बस सीधे क्या होगी? थर्ड पार्टी। अब जब थर्ड पार्टी वाली बात होगी तो उसका प्रोसेस अलग होगा। ऐसे जनरली उनको इन्फॉर्मेशन वो देंगे नहीं, हम अपने देश की बात उनको क्यों बताएं? क्या अभी देखने ना हिंडनबर्ग को पता चल गया, देखा ना क्या कर दिया उसने? पता भी है हिंडनबर्ग के बारे में कुछ? अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट निकाला, उससे अडानी की ऐसी की तैसी हो गई है ना। तो बताइए, तो हिंडनबर्ग इंडियन सिटीजन तो है नहीं, तो इसलिए तो बहुत लोग अच्छा बताइए उस वजह से केस हुआ भारत में? नहीं हुआ कोई केस। कहाँ केस हुआ अडानी पे? तब जो थर्ड पार्टी। चलिए अब जल्दी मुझे बताओ, जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज होंगे क्या उनके ऊपर एक ड्यूटी है कि उसको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा? बोलो। और टाइम टाइम पर अपने मैनुअल, रूल, रेगुलेशन ये सब पब्लिश भी करते रहना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा पब्लिश करेंगे न्यूज़पेपर में उतना ही डिस्क्लोजर होगा, जितना डिस्क्लोजर होगा उतना ट्रांसपेरेंसी आएगा, जितना ट्रांसपेरेंसी आएगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुझे लगता है ये वर्ड तो याद हो गया तुम लोग को, डीटीसी नहीं?
अब तो डीटीसी का बस भी देखो, है डिस्क्लोजर, क्या हाल चाल है ना, डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस। चलो अब जल्दी बोलो क्या लिखा हुआ है, अरे बोलो यार। ठीक है, एक बात बताइए, बचपन में तुम लोग एक सीरियल देखते थे टीवी पे, उसका नाम था, देखो ये तो था ही चार्ट में, ये तुम लोग का ऐड नहीं था, चलो ऐड कर लो। ऐसे मैंने लाइन खींच के छुड़वा दिया था ना, ये बना लो बना लो बना लो। पब्लिक अथॉरिटी में जगह नहीं है तो जगह बनाओ, सिंपल सा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लड्डू खा के कैसा लगा भाई, बढ़िया लगा, एक और। अच्छा जब लंच होगा तो सर तीखा तीखा खाया है, कुछ मीठा के लिए लड्डू, उस समय लड्डू देते तो ज़्यादा मज़ा आता, नहीं? सही बात। कोल्ड ड्रिंक ना दे दूँ उसके बाद कि सर बहुत खा लिया, आप थोड़ा सा पेट के लिए चाहिए कोल्ड ड्रिंक है। इस क्लास में जो अगला रिजल्ट होगा, जब तुम लोग एग्जाम दोगे और रिजल्ट होगा, अगर तुम्हारे में से कोई बच्चा रैंक होल्डर बना तो फिर मैं क्लास में कोल्ड ड्रिंक बांटूंगा। रोज नहीं, एक दिन, रोज रोज के तो फिर मुझे टैंक में डेली भरवा के रखना पड़ेगा ऊपर कोल्ड ड्रिंक, बच्चा नल खोलेगा कोल्ड ड्रिंक पिएगा। D2H वाला बच्चा सब कितना दुखी हो रहा है, लेकिन कुछ स्वाद नहीं आया, उसको तो लड्डू मिला नहीं। फेस टू फेस के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। क्यों D2H वाला बच्चा घर में बैठ के मौज से नहीं पढ़ रहा है, एसी चला के बैठ के पढ़ रहा होगा, नहीं, बगल में प्लेट रखा होगा, पकौड़े रखे हुए होंगे चटनी के साथ, हैं? अच्छा चाय पिया होगा। यहाँ देखो, यहाँ फेस टू फेस वाला पसीना से मर रहा है बेचारा, 3-4 किलो तो तुम्हारा वेट कम हो गया आज पसीना की वजह से। चलिए हटाऊं, लिख लिया ना, हम किसका डेफिनेशन खोजने जा रहे हैं अब, PIO ना। चलिए इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जितने भी सरकारी विभाग होंगे, जितने भी सरकारी विभाग होंगे उनके यहाँ आपको एक ऑफिसर रखना पड़ेगा। देखो इधर देखो इधर देखो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, किसका ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वर्ड क्या लगाना मालूम है, सी से पता चल गया सेंट्रल। तो मैं देखा था ICSI का जब दिखाया था तो CPIO मतलब सेंट्रल PIO, क्योंकि ICSI सेंट्रल है ना। अच्छा ऐसा होता है यूपी में CS का अलग कोर्स चल रहा हो, पहले प्रोफेशनल फिर एग्जीक्यूटिव फिर बाद में CSEET, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही जैसा CS कोर्स है, इसका मतलब ICSI सेंट्रल बॉडी है। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर है तो हेड ऑफिस में किसको बैठाओगे, देखो तो सेंट्रल PIO, शॉर्टकट में क्या हो गया, CPIO। ICSI का तुम्हें दिखाया था CPIO। अच्छा लेकिन एक बताओ, ICSI के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मालूम है आपको, नहीं मालूम, नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, बताओ तो दिल्ली के आसपास कितने चैप्टर हैं, नोएडा है, गाजियाबाद है, गुरुग्राम है और NIRC है, रीजनल ऑफिस है, 4 हो गया, एक और कोई छूट रहा है, गाजियाबाद बोला मैंने, नहीं, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली का रीजनल ऑफिस 5। दिल्ली के लोगों को तो इतना फैसिलिटी है ना कि आप सोच नहीं सकते। आप भारत में कहीं भी चले जाइए, दिल्ली के आसपास 5 सेंटर्स हैं ICSI के, जैसे तुम लोग ODOP करते हो, ये 5 में से कहीं भी कर सकते हो। अरे ODOP कंप्लीट किया कि नहीं किया तुम लोगों ने, और प्री टेस्ट दे रहे हो ना, क्या आवाज नहीं आई भाई, प्री टेस्ट जल्दी से करो तुम लोग। अभी मुझे पहले ये ब्रेक होने दो, मैं कुछ बताऊंगा तुम लोग को कैसे प्री टेस्ट पास करना चाहिए तुम लोग को, ठीक है मैं बताऊंगा ब्रेक में, ऐसे ऐसे नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाए। आइए, अच्छा सब डिविजनल ऑफिस तुम्हारा क्या हो गया, ब्रांच ऑफिस। अच्छा ब्रांच ऑफिस में मतलब मेन वाले को बैठाओगे कि असिस्टेंट को, तो क्या नाम हो जाएगा, सेंट्रल असिस्टेंट PIO। तो चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, इधर देखो, फरीदाबाद चैप्टर में कौन बैठा होगा, सेंट्रल असिस्टेंट PIO, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म बोलोगे तो APIO, पूरा बोलोगे तो CAPIO। चलो बस स्टेट में C की जगह पे क्या हो जाएगा, S। चलो जल्दी बताओ, स्टेट गवर्नमेंट का अगर हेड ऑफिस है तो किसको बैठाओगे, हाँ तो स्टेट PIO, तो क्या हो गया SPIO। अच्छा उसी का सब डिविजनल ब्रांच ऑफिस अब होगा तो स्टेट असिस्टेंट PIO, तो SAPIO। तो ये समझ गए। तो आपको अब हर सरकारी ऑफिस में इतने लोगों को बैठाना पड़ेगा। चलो चार्ट मैच कर लीजिए सही है कि नहीं, नहीं चेक कर लेना कोई गलत टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो ICSI में तुम्हें दिखा दिया था CPIO, हर सरकारी ऑफिस में मिल जाएगा। तो देखो इधर देखो,
तुमको किसी भी सरकारी ऑफिस से इंफॉर्मेशन चाहिए, तुम जाना सरकारी ऑफिस में, क्या बोलना, पीआईओ कौन है, कौन पीआईओ कौन है, तो बोले पीआईओ वहां बैठा हुआ है, बस पीआईओ से मिलिए आपका काम हो जाएगा, आपको 10 टेबल पे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब मिश्रा जी, जायसवाल जी, बंटू जी, टंटू जी, लंटू जी, ये सब कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रहा है? आप सीधा किसके पास जाएंगे, पीआईओ, किसके पास, पीआईओ। हर सरकारी ऑफिस में आपको कौन मिलेगा, पीआईओ। ये एक्ट में लिखा हुआ, याद रहेगा, हटाऊं, कोई दिक्कत? चलो पीआईओ का फुल फॉर्म बोल दो भाई, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। नाम से लगा एक ऐसा ऑफिसर जिसका काम है पब्लिक को क्या देना, इंफॉर्मेशन देना। जल्दी से पढ़ जाओ एक बार। पीआईओ का फुल फॉर्म बताओ और जल्दी पढ़ जाओ, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। अच्छा, अलग से अपॉइंटमेंट होगा या किसी स्टाफ को डेजिग्नेट कर दोगे, किसी भी स्टाफ को डेजिग्नेट कर दे, अलग से थोड़ी अपॉइंटमेंट होगा। जैसे मान लो अपना इंस्टीट्यूट का सरकारी ऑफिस होता तो कोमल क्या होती, पीआईओ। नहीं समझ में आया, वो पीआईओ ही तो होती। ठीक है, चलिए आगे चले। हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। चलो भाई, आप इसको लिखो शॉर्ट फॉर्म में, आईटीआई प्रोसीजर। अगर इस चैप्टर से कोई लंबा क्वेश्चन आया तो यही आएगा, आरटीआई प्रोसीजर। अच्छा, पीछे जो दो बच्चे बैठे हुए उनका जेएचएल एग्जाम्ट है क्या? हमें जेएचएल एग्जाम्ट है? अच्छा एग्जाम्ट है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मत सुनो। चलो देखो इधर, एग्जाम्ट है तो मत सुनो, क्योंकि उस लोगों को तो लग रहा होगा मैं फारसी बोल रहा हूँ। जो बच्चा का जेआईएल होगा उसको समझ में आ रहा होगा, जिसको जेआईएल होगा, जिसको एग्जाम ही नहीं देना, उसको लग रहा होगा ये फारसी में बोल रहा हूँ, उन लोगों को राठी हूँ, उसको तो ऐसा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, है ना। चलिए, आरटीआई प्रोसीजर, चलो मैं बोलता जाता हूँ, बोलते जाओ। सबसे पहले आप जब भी जाएंगे इंफॉर्मेशन मांगने सरकारी ऑफिस में, किससे मिलेंगे, पीआईओ से। अगर तुम्हारा वो हेड ऑफिस होगा तो कौन मिलेगा, पीआईओ। अगर वो तुम्हारा ब्रांच ऑफिस होगा तो मिलेगा असिस्टेंट पीआईओ। आप पीआईओ के पास जाइए और आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फिजिकली भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ओरल रिक्वेस्ट नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा, ओरल रिक्वेस्ट नहीं चलेगा, राइटिंग में ही एप्लीकेशन लगेगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, लेकिन रहेगा एप्लीकेशन राइटिंग में ही होना चाहिए, याद रहेगा। जिस दिन आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे, कितने दिन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो 30 दिन इज जनरल रूल, 30 दिन इज जनरल रूल। चलिए अब सुनते जाना, अब मैं एक्सेप्शन बोल रहा हूँ। जनरल रूल 30 दिन था, तो इसका मतलब आरटीआई के अंदर कितने दिन में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, 30 दिन। अब जो मैं बोलूंगा वो सब एक्सेप्शन। अभी मैं एक चार्ट भी बना दूंगा तुम लोग के लिए, चिंता मत करो। पहला एक्सेप्शन आ गया, अगर लाइफ और लिबर्टी का केस है, लाइफ और लिबर्टी तुम लोग को पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लाइफ और लिबर्टी के अंदर क्या होता है, सुनो इधर देखो, सुनो। लाइफ और लिबर्टी में क्या होता है कि आपके जान की बात रहती है ना, जिंदगी की बात रहती है। मालूम चला किसी को किडनैप कर लिया गया, अब वहां तुमने लगाया आरटीआई, वो बोला 30 दिन में बताऊंगा, 30 दिन में तो मार काट के फेंक देगा उसको। तो लाइफ और लिबर्टी वाले मामले में 30 दिन का इंतजार कराओगे, 48 आवर्स। लाइफ और लिबर्टी वाला केस हो गया तो कितने कितने घंटे के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, 48 आवर्स। 48 आवर्स का मतलब 2 दिन। कितना दिन, 2 दिन। अरे 2 दिन, 2 दिन। अगला, अच्छा तुमने किससे मांगा है इंफॉर्मेशन, तो 5 दिन और जोड़ दो, ऐसे लिखो 30 + 5 इज इक्वल टू 35 का। ये क्या 35 भी हम समझते, 30 दिन जनरल रूल प्लस 5 दिन क्यों दिया गया मालूम है, वो अपने हेड ऑफिस से कंसल्ट करेगा। अरे फरीदाबाद चैप्टर में कुछ पूछोगे तो आईसीएसआई लोधी रोड कॉल करेगा ना वो, तो लोधी रोड कॉल करने में, आने जाने में हो सकता है उसको टाइम लग जाए, तो उसको 5 दिन और। असिस्टेंट पीआईओ के लिए 5 दिन और, जैसे मैंने बोला 30 + 5 कितना हो गया। चलिए अगला, अच्छा एक बात बताइए, मुफ्त में सर्विस है या फीस लेता है, तो याद रखना जितना दिन वो फीस कैलकुलेट करने में और फीस बताने में लगाएगा वो एक्सक्लूडेड है 30 दिन में। जो 30 दिन है ना उसमें, जैसे सुनो, आज तुमने आरटीआई एप्लीकेशन लगाया, उन्होंने बोला 4 दिन के बाद बताऊंगा फीस। जिस दिन वो फीस बता देगा, फीस जमा कर दोगे, वहां से गिनती होगी 30 दिन की। ये समझ में आया, तो इस बात का ध्यान रखना। तो जितना टाइम उसको फीस कैलकुलेट करने में और फीस बताने में लगा है,
वो काउंट किया जाता नहीं है। इसका मतलब तुम फीस जमा करोगे उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होगा, और फीस तो तुम तभी जमा करोगे जब उसने कैलकुलेट करके तुमको बताया होगा। चले आगे। जनरली 10 रुपया होता है, पर वही बात है कि अगर तुमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रखा होगा तो फिर उस केस में ज़्यादा लेगा। आइए, अच्छा 30 दिन तक तुमको उधर से नहीं जवाब आया तो क्या समझोगे? डीम्ड रेफ्यूजल। अब तुम उसके खिलाफ क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। मतलब उस सरकारी ऑफिस के खिलाफ क्या कर सकते हो? अपील। अब कहाँ अपील होगा सब बताऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो भाई देश से बाहर हो गया, तो क्या 30 दिन या 30 + 10 इज इक्वल टू 40 दिन? अच्छा तुमने 30 दिन में इंफॉर्मेशन मांगा था ना, मतलब इंफॉर्मेशन मांगा, उसको 30 दिन में दे देना चाहिए था, उसने 40 दिन में दिया, तो याद रखना जितना डिले हुआ उसका कोई फीस नहीं लगेगा। नो मतलब नो फीस फॉर डिलेड रिस्पॉन्स। जो फीस तुम जमा कर चुके हो वो भी वापस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जी, अब इधर देखो, पहले मैं तुम लोगों के लिए चार्ट बना देता हूं। टाइम लिमिट फॉर, बोलो, टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, ये ना, इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। चलो देखो जनरल रूल बोलो, पहले बोलो जनरल रूल। जनरल रूल है आपका एग्जैक्टली 30 डेज विद इन, बाकी 30 डेज की गिनती वहां से करवाना जब तुम फीस जमा कर दिए होगे। अब मैं बता रहा हूं एक्सेप्शन, क्या बता रहा हूं? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बोलते जाओ, कितने एक्सेप्शन मिले हैं, थोड़ा नीचे से शुरू करें। तो अगर लाइफ और लिबर्टी वाला केस है तो, लाइफ और लिबर्टी वाला केस है तो 48 आवर्स। दूसरा कौन है? असिस्टेंट पीआईओ। असिस्टेंट पीआईओ कितना? 30 + 5 इज इक्वल टू 35 डेज। ये लिखना बहुत जरूरी है, 30 + 5। अगला बोलो, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो 30 + 10 इज इक्वल टू 40 डेज में इंफॉर्मेशन देगा। 10 दिन उसको लग जाएगा थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने में। और रुक जाओ, एक नंबर 4 मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। तुमको याद नहीं है अभी कुछ एजेंसीज एग्जेम्प्टेड होती हैं, जब वो पढ़ाऊंगा तो एक एक्सेप्शन और आएगा, तो ये जगह छोड़ दे रहा हूं मैं। ठीक है, उतार लिया? जल्दी उतारो। जो बच्चे मॉड्यूल सेकंड वाले हैं उनका टेस्ट है ना कल। हाँ, जो हालात लग रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं अकेले आऊँगा टेस्ट लेने। टेस्ट वेस्ट खूब दो, जो बच्चा टेस्ट वेस्ट देता है, खूब अच्छे से पढ़ता है, वो पास जरूर करता है। तुम लोग को मैंने बोला था ना कि जेआईजीएल में एग्जाम में क्वेश्चन टफ पूछा गया था, तो इसका लीनियंट चेकिंग होगा। जेआईजीएल में उतना खराब मार्क्स नहीं आया है सबको, हाँ सबको 50, 56, 55, 60 ऐसे ही आया है ना। फेल ज़्यादातर अलग सब्जेक्ट में हुआ है, जैसे कंपनी लॉ में, एसबीसी में, टैक्स में, इस सब में ज़्यादातर फेल है बच्चा। मैंने एक बात हमेशा, मुझे एक्सपीरियंस है भाई, 14 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर एग्जाम में कोई टफ पेपर देंगे ना तो समझना उसकी चेकिंग लीनियंट करेंगे, क्योंकि अगर उसकी चेकिंग लीनियंट नहीं करेंगे तो सब फेल कर जाएगा ना। नहीं समझ में आया? और एक पेपर हमेशा टफ आएगा, याद रखना, एक पेपर हमेशा टफ। जैसे पिछले बार एसबीसी खराब आया था, इस बार तुम्हारा जेआईजीएल खराब आया, पता नहीं अगले बार कौन खराब आने वाला। कहा अब तो लग रहा है कंपनी लोग खराब आएगा, कोई ठीक नहीं है। एक पेपर वो हमेशा खराब करते हैं, इसलिए तो ये प्रोफेशनल कोर्स है। अब इसी में कुछ बच्चा क्या करता है कि एक पेपर खराब होते एग्जाम छोड़ देता है, उसको ये बात नहीं मालूम है कि बाद में उसकी चेकिंग क्या होगी, लीनियंट। एग्जाम सब देना होता है, कभी भागना नहीं होता है। ठीक है, अब देखो बताया ना, जेआईजीएल में अपने यहाँ से बच्चा एग्जामेशन लाया ना, 60 लाया ना। 60 कम बड़ी बात है क्या? जिसमें जेआईजीएल में तो हाहाकार मच गया था जब बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर से निकला था, जेआईजीएल कह रहा था, पता था आईसीएसआई को भी आंसर नहीं मालूम होगा, ऐसी ऐसी मीम्स चल रही थी उस समय में। पर क्या हुआ, देखिए मार्क्स अच्छे आए, कंपनी लॉ एसबीसी में फंसा दिया बहुतों को। चलिए हटाऊं क्या? चलो जी, एक एग्जाम्पल है और आपको इसका जो है आंसर बताना है। ईमानदारी दिखाओ।
पब्लिक अथॉरिटी को आरटीआई एप्लीकेशन मिला मिस्टर एक्स के तरफ से, और वो जो एप्लीकेशन लगाया वो किससे जुड़ा हुआ है? लाइफ और लिबर्टी से। तो आपको बताना है कि ये पब्लिक अथॉरिटी कितने दिन में देगी इंफॉर्मेशन? 35, 40, जनरल रूल 30, 48 पक्का? अच्छा जरा देखूं तुम लोग सही आंसर दियो कि नहीं। अरे वाह, आंसर तो सही है। कितना आंसर? 48 आवर्स। चलिए जी, एक आईसीएसआई का भी नॉन ग्लैमरस चार्ट है ये, इससे अच्छा ही चार्ट बना दिया मैंने तुम लोग का, है ना। चलिए जी, हेडिंग बोलो। सुनिए भाई, ये भी आरटीआई प्रोसीजर ही है। ये भी क्या है? आरटीआई प्रोसीजर। अगर आरटीआई प्रोसीजर पे क्वेश्चन आ गया तो पीछे तो तुम लिस्ट की तरफ पढ़े हो ना, ये भी लिखना पड़ेगा जी, यहां तक लिखना पड़ेगा। ठीक, चलो आरटीआई प्रोसीजर है, ये भी आरटीआई प्रोसीजर ही एग्जाम में लिखना। खूब लिखा करो एग्जाम में, तुम लोग कम लिखते हो। एक बच्ची मुझे कल बोली 13 पेज मैंने लिखा था कंपनी लॉ में। मैंने बोला कि तुम सोच भी कैसे ली कि तुम पास हो जाओगी? 13 पेज तो मतलब है बहुत कम नहीं लिख दी वो। मैंने कहा भाई इतना भी मेच्योर मत बन जाओ तुम। तो ज़्यादा मेच्योर बन गई यार। मैंने तुम लोगों को बताया है कितने क्वेश्चन होते हैं बताओ तो आईसीएसआई के पेपर में। तुम्हारे बुक के शुरू में मैं लगा करता हूँ 6 क्वेश्चन होते हैं, सबका 3-3 वो होता है, एबीसी एबीसी 3-4 3-4, लगभग 18-20 क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई अगर एक क्वेश्चन पे भी 1 पेज या 1.5 पेज भी लिखते हो तो भी तो 20-22-25 पेज तो हो ही गया। तुम उतना भी नहीं लिख रहे हो यार। हाँ, अननेसेसरी मत लिखो पर नेसेसरी तो लिखो। उसने नेसेसरी भी नहीं लिखा। मैंने उसको बोला कॉपी मंगवाओ मुझे दिखाओ तुम, तो उसके बाद दिखाता हूँ तुम्हें। मैं तो बच्चों को डांट देता हूँ, जो फेल वेल होकर आता मैं डांट देता हूँ। मैं वो बोला चैम्प 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 वैम्प ना होता मेरे से। सीधा सा बात है भाई, तुम फेल किए हो तो डांट खाना पड़ेगा। और मुझे लगता है माता पिता को भी डांटना चाहिए, तभी तो बच्चा अगली बार पढ़ने का सोचेगा, है कि नहीं। आइए, अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जाएंगे सरकारी ऑफिस में और मान लो कि तुम गंवार हो, गंवार का मतलब पढ़े लिखे नहीं हो, क्योंकि आरटीआई एप्लीकेशन तो राइटिंग में लगता है, तो क्या वो तुम्हें रीजनेबल असिस्टेंस देगा जिससे कि तुम उसको लिख पाओ राइटिंग में? जैसे मतलब कोई गंवार आदमी आ गया कह रहा माई बाप लिखने नहीं आता है, तो बोला कोई बात नहीं मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, लिखो। बात समझ में आ गया? मतलब लिखित में ही चाहिए आरटीआई एप्लीकेशन, ऑलवेज इन राइटिंग। ओरल नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ओरल नहीं चलेगा। अगर लिखना उसको आता है तो लिख दिया होगा, नहीं लिखना आता है तो हेल्प कीजिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? पीआईओ की। ठीक है, मुझे लगता है ये सब जानते हो आजकल क्या करता है, फॉर्मेट बना के रखता है लोग। तो कहा फॉर्मेट है भाई उतना तो कर दो, है ना। फॉर्मेट है, लिखा नेम तो नेम लिखो, क्या क्वेश्चन चाहते हो तो लिखो, ऐसे फॉर्मेट रहता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर तुम्हारा वो असिस्टेंट पीआईओ का गेम हो गया, कौन हो गया? ये कौन वाला गेम है? असिस्टेंट पीआईओ। तो जल्दी बताओ क्या वो 5 दिन और लेगा? क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस या अदर अथॉरिटी से, जैसे मालूम चलो कोई बच्चा सीएस का है और उसने आईसीएसआई से पूछ लिया कि सीएस और सीए के रिजल्ट का कंपैरिजन बताइए, तो सीएस वाला अपना तो बता देगा, पर सीए के रिजल्ट के कंपैरिजन के लिए एक बार आईसीआई से उसको बात करना पड़ेगा। तो अनदर अथॉरिटी हो गया क्या? कहीं लिखा होगा अनदर पब्लिक अथॉरिटी। तो क्या 30 है या 30-5 35 है? 35 डेज। चलिए बाकी जनरल रूल आपको मालूम ही है। जनरल रूल कितने दिन में डिसीजन दे देगा आपको? 30 दिन के अंदर वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन लाइफ और लिबर्टी है तो अगर आपको इन सब जो भी पीरियड मैंने बताया इस पीरियड में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता तो माना जाएगा जैसे पीआईओ ने आपको रिफ्यूज कर दिया, अब आप उसके खिलाफ केस वेस जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक कहानी था, मुझे यहीं तक पढ़ाना था ना। यहाँ के बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो मुझे लगता है ब्रेक का टाइम हो गया, 1:28 हो गया। ठीक है, तो चलो 1:28 हुआ है, 1:55 में हम स्टार्ट कर देंगे। 155 जी लो जिंदगी। 155 में कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? कंपनी लॉ, है ना। सेक्शन 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। बाकी जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है एक बार मेरे से मिलने आइए।